नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को, सामाजिक के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय संख्या 2 में पहुंचे हैं और इसका एक वीडियो हमने बना लिया था, पहले एक क्लास लगा ली है और ये दूसरी क्लास है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा दूसरा लेसन है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इसके ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था और इसके बारे में हमने पहले में पढ़ लिया था कि जो ग्लोब के ऊपर आड़ी रेखाएं होती है उन्हें हम जो है अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, ये हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने देखना है पृथ्वी के ऊपर ताप कटिबंध। ताप कटिबंध अर्थात ऐसे जो भूभाग हैं, भूमि पर ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर तापमान में अंतर पाया जाता है, जिन्हें जो तापमान के आधार पर उनका नाम दिया गया है उस कटिबंध का, तो वो जो है हम करने वाले हैं। तो जैसे आप ये पुस्तक में से पढ़ लेंगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इस चित्र के माध्यम से समझा देता हूं कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है और ये जो है पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिण भाग, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। अब अगर आप यहां देखें तो ये जो कर्क रेखा है और ये नीचे मकर रेखा है, यहां तक ये जो 23 डिग्री तक का जो स्थान है, क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो है सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, यानी बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है। बिल्कुल सीधी किरणें विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती है और आसपास का क्षेत्र है, यहां भी गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। यानी ये एक जैसा रंग दिखाई दे रहा है भूमध्य रेखा के 23 डिग्री उत्तर में और 23 डिग्री दक्षिण में, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण। उष्ण अर्थात गर्म, कटिबंध क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जो गर्म है, अत्यधिक गर्म रहता है, यानी हमेशा यहाँ गर्मी ही रहती है। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ हमेशा गर्मी रहती है, यहाँ सर्दी बहुत ही कम होती है और सर्दी होती है वो यहाँ ऊपरी इलाके में भले ही, बाकी बीच में यहाँ भूमध्य रेखा पर बिल्कुल कभी सर्दी नहीं होती। तो ये जो क्षेत्र ऐसा है जहां लगभग जो है वो गर्मी ही रहती है, इसलिए इसको कहा है उष्ण। उष्ण यानी गर्म। इसके बाद में अगर हम देखें तो कर्क रेखा से ऊपर उत्तर की ओर और मकर रेखा से नीचे की ओर, ये जो एरिया है, जो ऊपर ध्रुवीय उत्तर ध्रुवीय वृत्त है, इसके बीच में ये देखिए, ये एक जैसा रंग है, ये एक जैसा रंग है। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण। यानी कि शीतोष्ण का मतलब क्या है कि ये शीत भी है और उष्ण भी है। यहां जो है मौसम के अनुसार गर्मी भी होती है और मौसम के अनुसार सर्दी भी होती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? शीतोष्ण कहा गया है। ये क्षेत्र, ये उत्तरी शीतोष्ण है और ये जो है 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच में ये दक्षिणी शीतोष्ण है। यहां आधा साल गर्मी रहती है, आधा साल सर्दी रहती है और यहां भी आधा साल गर्मी और आधा साल सर्दी रहती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीत और उष्ण, शीत होता है ठंडा, जहां ठंड भी रहती है और उष्ण गर्मी भी रहती है, ऐसा क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ये कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तक यानी 66.5 डिग्री तक, और दक्षिण में मकर रेखा से दक्षिण ध्रुवीय वृत्त के बीच में इतना लंबा जो है ये क्षेत्र है और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में आपका बचता है ये जो 66.5 डिग्री वाला क्षेत्र है, इससे ऊपर उत्तर की ओर, और दक्षिण में जो दक्षिण शीत कटिबंध क्षेत्र है, जो दक्षिण ध्रुवीय वृत्त है, इससे दक्षिण की ओर ये जो इलाका है, यहां हमेशा ठंड ही रहती है। ये जो क्षेत्र है यहां हमेशा ठंड रहती है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, अर्थात यहां हमेशा ठंड ही रहती है, शीत रहता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। गर्मी पड़ती है इसलिए इसको उष्ण कहते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद में किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। यानी यही क्षेत्र है जहां ये क्षेत्र है जहां सिर के ऊपर सूर्य हो सकता है। यहां से अगर ऊपर जाएंगे या इधर से नीचे आएंगे तो यहां कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां दोपहर के समय या दिन के किसी भी समय में सूर्य सिर के ऊपर हो, ऐसा नहीं होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद में किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। जैसे जैसे यहां से ऊपर पड़ेंगी तो किरणें तिरछी ही पड़ेंगी, सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी।
ध्रुव के तरफ इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है, यहां से उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ये इससे लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, और यहां दक्षिण ध्रुव से लेकर ध्रुवीय वृत्त से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक, यानी ये जो एरिया है यहां ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण जो इसको शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यानी यहां जो सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में हम करने वाले हैं किसी स्थान देशांतर रेखाएं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं। यानी कि आप इस चित्र में यहां देख रहे हैं, यहां ये ग्लोब मान लीजिए, पृथ्वी मान लीजिए, इसके ऊपर यहां देखिए बिल्कुल ऐसे एक तो रेखा ये है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है, ठीक है। इसको 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा कहते हैं, याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं, या फिर इनको ये कह सकते हैं देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर यानी जो दो देशों के बीच में या दो स्थानों के बीच में दूरी का अंतर बताने वाली रेखाएं होती है, इसलिए इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये देखिए, ये रेखाएं जो हैं ये कुछ खड़ी रेखाएं हैं। इन खड़ी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, इनको याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इनको समय रेखाएं भी कहा जाता है। इनको समय रेखाएं कह सकते हैं, इनको देशांतर रेखाएं कह सकते हैं, इनको याम्योत्तर रेखाएं कह सकते हैं। अगर हमें किसी समय किसी स्थान का समय निर्धारण करना है या किन्हीं दो स्थानों के बीच में समय का अंतर जानना है, तो उसके लिए हमें इन रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। इन रेखाओं के आधार पर ही हम किसी स्थान का समय बता सकते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इनके बीच की दूरी जो है, इनको क्या कहते हैं, देशांतरीय दूरी कहते हैं, जो डिग्री में मापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। यह बड़ी खास बात है कि देखिए, यहां से जैसे ये रेखाएं ऊपर की तरफ जाएंगी या ध्रुवों की तरफ जाएंगी, जब ध्रुवों की तरफ जाएंगी तो इनके बीच की जो दूरी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो यहां आके बिल्कुल 0 हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे दक्षिण ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव है, वो कहीं भी हम जाते हैं तो उन दो रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल यहां आके सारी रेखाएं मिल जाती हैं। देखिए, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पर जो है ये रेखाएं सारी मिल जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा दूरी जो होती है किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच में, अधिकतम दूरी जो होती है वो अधिकतम दूरी कहां होती है, वो भूमध्य रेखा पर होती है। इसके बाद में जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी, इनकी जो दूरी है, इनके बीच का जो अंतर है, वो दूरी जो है वो कम हो जाती है, और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर, अक्षांश कहें या समानांतर रेखाएं कहें, एक ही बात है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। देखिए, हमने क्या सीखा था कि जैसे ये जो रेखाएं हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगी, तो इनकी लंबाई जो है कम हो जाती है। लेकिन ये जो अपनी देशांतर रेखाएं जो हैं, इनकी जो लंबाई है वो कभी कम नहीं होती, ये एक जैसी लंबाई की होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है वो कम हो जाती है जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। देखिए, क्या है कि ये जो बिल्कुल बीच वाली रेखा है, ये जो है ब्रिटेन के ग्रीनिच वेधशाला जो है, उनकी जो वेधशाला वहां से गुजरती है, इसलिए इसको जो है 0 डिग्री मान लिया, और इससे इस साइड वाला जो एरिया है उसको हम कहेंगे
पूर्व, और यहां से इस साइड का जो एरिया है, इस साइड में जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे, हम पश्चिम कहेंगे। यानी यहां से लेकर के और जब इसके पीछे की साइड में हम जाएंगे तो वहां तक जो का एरिया जो है वो क्या है, क्षेत्र पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और यहां से बिल्कुल इसके पीछे तक, इस पीछे वाली रेखा जो है यहाँ उसके बिल्कुल यहां तक जाएगी, वो पश्चिमी जो गोलार्ध कहलाएगा। तो ये जो है पूरे इसको दो भागों में बांट दिया, पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, ये 0 डिग्री रेखा है, तो यहां से माना जाता है इसको 0, और यहां से शुरू होता है, इधर वाले पूर्व में गिने जाते हैं और इधर वाले पश्चिम में गिने जाते हैं। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसको, ये जो डॉट वाली लाइन देख रहे हैं, इस देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, यानी इस रेखा के जो मान माने तो वो 0 डिग्री देशांतर है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से 180 पूर्व या पश्चिम तक गणना करते हैं, यानी कि यहां से बिल्कुल 180 इधर से और 180 इधर से, ये जो है बिल्कुल जो है वो इसको मानते हैं। तो ये दोनों तरफ जो है, इधर वाला और इधर वाला, पूरा 360 डिग्री हो जाता है पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू और पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि अगर 180 डिग्री पूर्व रेखा जो 0 डिग्री के बिल्कुल विपरीत दिशा में आएंगी, उल्टी दिशा में आएंगी, वो क्या है, वो एक ही रेखा है। वही तो पूर्व में है और वही पश्चिम में, यानी कि दोनों एक ही रेखा, जैसे 0 डिग्री ऐसे ही। अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाएं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। ये जो जाल बनता है ना, ये जाल आप देख रहे हैं यहां पर, रेखाओं का जाल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, अगर किसी स्थान का पता लगाना है तो उसका जो है, ये हमें देशांतर और अक्षांश से ज्ञान होना जरूरी है कि वो किस अक्षांश पर है, तो हम उसका जो पता है उस स्थान के बारे में वो लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पर एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। देखिए, यहां जो है वो 26 डिग्री अक्षांश, यानी कि ये भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर ये 23 डिग्री, यानी यहां, और जो है 90 डिग्री, या ये मानिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो यहां मान के चलिए यहां से आती है, तो ये जो है इसका हम जो पता लगा सकते हैं कि ये डिग्री यहां पर पड़ेगी। उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यानी 26 डिग्री और 90 डिग्री, 26 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री बिल्कुल यहां आएगी और 26 डिग्री ये स्थान जो हो सकता है ग्लोब में, जहां पर ये जो स्थान है असम का धुबरी है, यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाकार रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 में और क्षैतिज संख्याओं को कह गए अक्षरों में व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाकार एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को ए, ब, स, द और ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाकार रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तर देशांतरों को व्यक्त करती हैं। यानी ये जो ऐसा जो बताया यहाँ पर, ये सारी चीजें आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली वर्क, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं अगर ऐसा करेंगे तो। आप इस नक्शे में आप ये देख सकते हैं पूरा जो है भारत का नक्शा। अपनी पुस्तक जो है आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है, उस पुस्तक में भी आप इसको देख करके समझ सकते हैं। देखिए कौन सा कहाँ है, ये +8 +9 ये दिखा रहा, ये सारे के सारे जो है वो रेखाओं के बारे में, रेखाओं की स्थिति जो है बता रखी है, देश की स्थिति बता रखी है। अब आप देखेंगे वृत्त ए 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये जो है आपको जो ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क दिया, आप बिल्कुल इसको करके देखिएगा और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस जो आपने चित्र बनाया वो आप जरूर पोस्ट करेंगे। इसके बाद में देशांतर रेखाएं और समय, ये हम जो है अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहां तक आप बिल्कुल समझिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।